Students, we will discuss about the important news. फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से है। ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें 11 के आसपास जो पर्सन है उनका डेथ हुआ। जो इस कम्युनिटी के द्वारा एक फेस्टिवल के सेलिब्रेशन को कैरी आउट किया गया था ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे सिचुएटेड सिडनी नाम का जो सिटी है। और सिडनी सिटी के अंदर भी आप देखिए कि आइकॉनिक बीच एरिया है जिसको कि हम बोंडई बीच के नाम से जाना करते हैं। तो बोंडई बीच के वहाँ पे जूइश कम्युनिटी के द्वारा अपने फेस्टिवल के सेलिब्रेशन को कैरी आउट किया गया। उसी दौरान में जो टेररिस्ट पर्सन है, जो रेडिकलाइज पर्सन है, वो अटैक करते हैं जिसकी वजह से मास लेवल के ऊपर जो किलिंग्स हैं वो देखने के लिए मिली हैं। ऑस्ट्रेलिया एक पीस लविंग कंट्री है। कभी 90s के समय, लास्ट समय 90s के समय ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो हुआ करते थे, और उसके लेटर फेज के अंदर में ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं देखने के लिए मिला करते थे। बट पिछले कुछ ईयर्स से जूइश कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में जो क्राइम्स हैं, जूइश कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में जो हेट्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं जब से इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो जूइश कम्युनिटी को टारगेट करते हुए जो अटैक किए जाते हैं, जिनको कि हम एंटी सेमेटिक अटैक्स के नाम से जाना करते हैं। इनके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स, एंटी सेमेटिक अटैक्स के नाम से जाना करते हैं। और इन एंटी सेमेटिक अटैक्स को ही कंसीडर करते हुए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ईरान को अक्यूज्ड किया गया था अगस्त के मंथ के समय आपने न्यूज़ के अंदर इसको रीड किया होगा। जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने ईरान को अक्यूज्ड है वो किया कि आपकी अथॉरिटीज़ है उनका इन्वॉल्वमेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जूइश कम्युनिटी को टारगेट करते हुए जो भी अटैक्स हैं वो कैरी आउट हुए हैं। और उसी के लेटर फेज में आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको कट करता है ईरान के साथ में। अब हमारी यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया गया उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि जो फेस्टिवल है उसका नाम है हनुका फेस्टिवल, जो कि जूइश कम्युनिटीज़ के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। 8 डेज के दौरान में इसका सेलिब्रेशन है वो हुआ करता है। तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सके आपसे क्वेश्चन के अंदर में जो फेस्टिवल के नेम को ही मेंशन कर दिया जाए कि हनुका फेस्टिवल है जो लास्ट समय न्यूज के अंदर में था, ये किस कम्युनिटी है, किस यहाँ पे ट्राइबल सेक्शन है जिससे रिलेटेड है। काफ़ी बार आप देखिए कि यूपीएससी जो है मैच द कॉलम के अंदर में एक तरफ आपको जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको मेंशन कर दिया जाएगा, और उनसे रिलेटेड जो डांस है उनसे मैच है वो करवा लिया जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने जो पेयर्स हैं वो यहाँ पे करेक्टली वे के अंदर में जो पेयर है वो करेक्टली वे के अंदर में मैच होते हैं। तो आपको हनुका फेस्टिवल पता होना चाहिए जो जूइश कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करता है। 8 डेज के राउंड इसका सेलिब्रेशन है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अटैक के बाद में इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उनका यहाँ पे क्या स्टैंड है, तो आप देखिए कि इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अटैक को कंडेम है वो किया है। इंडिया हमेशा से जो टेररिज्म है वो किसी भी फॉर्म के अंदर में हो, आप देखिए कि जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं जो टेररिज्म को डिवाइड किया करते थे गुड फॉर्म ऑफ टेररिज्म या बैड फॉर्म ऑफ टेररिज्म के रूप से, उस समय भी जो इंडिया है यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में टेररिज्म को एक सेम वे के रूप से ट्रीट है वो किया जाए, और यहाँ पे जो टेररिज्म है या जो वायलेंस है जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में है उसको सेम वे के थ्रू यहाँ पे कंडेम करने का जो ज़रूरत है। इसी वजह से आप देखिए कि सीसीआईटी नाम का जो इनिशिएटिव है उसको इंडिया 1996 के समय यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे प्रपोज है वो करता है। तो इंडिया के द्वारा जो टेररिज्म का जो टेररिस्ट का जो अटैक है उसको यहाँ पे कंडेम है वो किया गया। यहाँ पे इजरायली इजरायली जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके भी स्टेटमेंट के बारे में मेंशन है वो किया गया। इजराइल के बारे में आप देखिए कि मेंशन है वो क्यों यहाँ पे है, क्योंकि जो जूइश कम्युनिटी है उनका जो लार्जर नंबर्स हैं वो इजराइल के वहाँ पे रहा करते हैं। और जूइश के अगेंस्ट में जो अटैक्स इंक्रीज हुए हैं उसके रिगार्डिंग में इजरायली जो पॉलिटिकल लीडर है उनका मानना है कि जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने कंटिन्यूस यहाँ पे एंटी सेमेटिक जो लॉज हैं उनको फ्यूल किया है। फ्यूल कैसे किस तरीके से कैरी आउट किया गया, इजरायली पॉलिटिकल लीडर का यहाँ पे कहना है कि जो पैलेस्टीनियन स्टेट को आप रिकॉग्नाइज करने के रिगार्डिंग में जो आपने स्टेटमेंट दिया था कि पैलेस्टीनियन स्टेट को वो रिकॉग्नाइज करेंगे, तो आप देखिए कि इस तरीके से जो इस कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो अटैक्स इंक्रीज हुए उनके अगेंस्ट में जो क्राइम्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सिंगल पर्सन के द्वारा किसी भी तरीके से रेडिकलाइज होते हुए
जब अटैक करता है मास लेवल के ऊपर, जो किलिंग है वो कैरी आउट करता है, उनको हम किस टाइप के अटैक्स के नाम से जाना करते हैं? लोन वोल्फ अटैक्स के नाम से उनको हम जाना करते हैं, जहाँ पे किसी भी तरीके से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में लिंकेज है, उसका ज़रूरत है वो नहीं है। कोई भी पर्सन है जो टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू कनेक्टेड है, और कंटिन्यूस आप देखिए कि जो रेडिकलाइज जो यहाँ पे कंटेंट है वो उनके द्वारा देखा गया है या सुना गया है, तो आप देखिए कि कोई पर्सन है उनका जो माइंड सेट है वो चेंज हो सकता है, जो लोन वोल्फ अटैक है उसको वो कैरी आउट कर सकता है। लोन वोल्फ अटैक के जो केसेज हैं लास्ट कुछ ईयर्स के समय इंक्रीज हुए, जब पर्सन यहाँ पे टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करता है अपने अटैक को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में, या उसका जो रेडिकलाइज होने के बिहाइंड के अंदर में भी ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ही यहाँ पे रोल है। या सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उनके लिए वन काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क है लोन वोल्फ अटैक्स को प्रिडिक्ट करना। यस स्टूडेंट्स, वन काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क है। अब देखिए कि जो ऑनलाइन जो कंटेंट है उसको रेगुलेट करने का तो कोशिश किया जाता है, बट सम काइंड ऑफ यहाँ पे न्यू न्यू वे के अंदर में वीपीएन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करना। वीपीएन जो प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल प्राइवेट जो नेटवर्क सेटअप हुआ करते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे नए एरियाज हैं जो इमर्ज हुए हैं, जिनको कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए डिटेक्ट करना या उनको रेगुलेट करना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया और बोंडी बीच के बारे में मेंशन है। आप देखिए कि जब भी बीच के बारे में हम रीड करते हैं, ऐसे जो बीच एरियाज हैं जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट किया करते हैं, उनकी रिगार्डिंग में एक सर्टिफिकेशन का जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, जिसको कि हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के नाम से जाना करते हैं। इसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के नाम से। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इश्यू किए जाते हैं। फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन सर्टिफिकेट्स को इश्यू किया करता है। इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे बीच हैं जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है उनको मिला है, जिन्होंने सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस है, चाहे वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में हो या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के रिगार्डिंग में जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस हैं जिनको उन्होंने प्रमोट है वो किया है। तो स्टूडेंट्स ये बीच एरिया के बारे में मेंशन था, तो इस वजह से हमने उसको यहाँ पे रीड किया है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो लोकेशन है या जो मैप है उसका हम यहाँ पे प्रैक्टिस है वो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की आप देखिए कि काफ़ी सारे जो सिटीज़ हैं वो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है क्या नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर में सिचुएटेड है या सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर में है। यहाँ से आप देखिए कि जो 0 डिग्री है वो पास करता है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर में है। काफ़ी सारी जो सिटीज़ हैं वो जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है ऑस्ट्रेलिया का वहीं पे ही सिचुएटेड है। सिडनी भी आपको यहीं पे ही देखने के लिए मिलेगा, ब्रिस्बेन नाम का जो सिटी है वो भी आपको यहीं पे ही देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि ये जो एरिया है जो कि बेसिन का एरिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो फ्लो किया करती हैं। तो इस एरिया के अंदर में एडिलेड नाम का जो सिटी है वो सिचुएटेड है। किस किस नाम का स्टूडेंट? एडिलेड नाम का जो सिटी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्रिस्बेन है, यहाँ पे सिडनी है, ये कैपिटल सिटी है कैनबरा। और वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो सिटी है उसको हम जाना करते हैं यहाँ पे पर्थ के नाम से। पर्थ नाम का जो सिटी है वो सिचुएटेड है। ऑस्ट्रेलिया किसके लिए जाना करते हैं? अगर हम ग्लोबल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो एनर्जी सिक्योरिटी है या प्रेजेंट समय में जो नए डोमेन ऑफ एरिया इमर्ज हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना हो, तो उनकी रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स का जो रिक्वायरमेंट हुआ करता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही प्रेजेंट है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मिनरल्स का काफ़ी सारा प्रेजेंस है। जिस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया अपना जो पार्टनरशिप है जिसके अंदर में स्पेशली जो इकोनॉमिक ट्रेड का पार्टनरशिप है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से किया है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं वो इंडिया के लिए आ सके और इंडिया अपना जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग है या जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैरी आउट कर सके। तो ये जो 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 मिनरल हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। अब देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है जिसको कि हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन शील्ड के नाम से जानते हैं, इस पार्ट को किसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स? ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन शील्ड के नाम से। ऑस्ट्रेलियन शील्ड है जो वन काइंड ऑफ स्टेबल एक ब्लॉक है। वर्ल्ड के अंदर में जितना भी हमारा टेरिटोरियल एरियाज है जिसमें काफ़ी सारे जो स्टेबल ब्लॉक्स हैं, जिसमें आप देखिए कि ऑस्ट्रेलियन शील्ड है उसको भी इंक्लूड है वो किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन शील्ड के अंदर भी स्पेशली जो वेस्टर्न का एरिया है जहाँ पे पिलबरा जो क्रेटोन है वो सिचुएटेड है। कौन सा क्रेटोन है स्टूडेंट? पिलबरा क्रेटोन है वो सिचुएटेड है।
और अभी जो एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट हमारे साइन हुए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, इसी क्राइटेरियन का एरिया के अंदर में जो वन काइंड ऑफ मोस्ट स्टेबल एरिया है जहाँ पे जिरकोनियम है, आयरन ओर है, उनका प्रेजेंस यहाँ पे मिला करता है। तो जिरकोनियम आप देखिए कि जो कि एक इम्पोर्टेंट मिनरल है एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, आयरन ओर है वो भी यहाँ पे मिला करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट का एरिया है उसके बारे में, तो यहाँ पे आपको जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ पे आपको ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है वो आपको मिलेगा। अब ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो पाया करते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आपको बॉक्साइट का जो प्रेजेंस है वो मिला करते हैं, बॉक्साइट यहाँ पे मिला करता है। सदर्न पार्ट के अंदर में क्या मिला करता है, सदर्न पार्ट के अंदर में आपको जो कोकिंग कोल है उसका प्रेजेंस हुआ करता है, तो कुकिंग कोल यहाँ पे मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमने देखे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अलावा आप देखिए कि जो इम्पोर्टेंट रिवर एरियाज हैं उनके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिचुएटेड जो इम्पोर्टेंट रिवर एरिया हैं, तो टू इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, एक रिवर का नाम है मुरे और एक रिवर का नाम है डार्लिंग। तो मुरे डार्लिंग का जो बेसिन है जिसके ऊपर में एडिलेड नाम का जो सिटी सिचुएटेड है, एक रिवर यहाँ से आता है, उसका ट्राइब्यूटरी है, दोनों मिलके मुरे डार्लिंग जो रिवर सिस्टम है उसको ये क्रिएट करते हैं। एक बार रिवर का जो नाम है उसको आप रीड करना, मुरे डार्लिंग रिवर सिस्टम है उसको ये क्रिएट करते हैं, एडिलेड वहाँ पे सिचुएटेड है। और आप देखिए कि इंपॉर्टेंट जो शिपिंग एरियाज हैं, जो कोस्टल जो यहाँ पे ट्रेड कैरी आउट होता है वो एडिलेड से ही हुआ करता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे पेनिनसुलर एरिया भी हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में ये जो आपको पेनिनसुलर एरिया दिख रहा है इसको हम किस नाम से जानते हैं, केप यॉर्क नाम का जो पेनिनसुलर ये एरिया है, केप यॉर्क पेनिनसुलर एरिया है। यहाँ पे जो कोराल सी है, यहाँ पे कोराल सी है, इस एरिया के अंदर में गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है वो सिचुएटेड है। और इस पेनिनसुलर एरिया को किसके नाम से जानते हैं, इस पेनिनसुलर एरिया को नाम जाना करते हैं केप यॉर्क पेनिनसुला, केप यॉर्क पेनिनसुला है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे एक आपको पेनिनसुलर रीजन है वो देखने के लिए मिलता है। इस पेनिनसुलर रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, अरहेम अरहेम लैंड पेनिनसुला है, अरहेम अरहेम लैंड पेनिनसुलर है। ये जो जो भी लोकेशंस आपको बताई गई हैं वो आप अपने एटलास के अंदर में प्रैक्टिस करना। अगर आप अपने एटलास के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये समझ में आएंगी, तो ही आपको इसको अंडरस्टैंड है वो कर सकोगे। क्योंकि स्टूडेंट्स यूपीएससी का जब आप लास्ट 5 to 10 ईयर के जो क्वेश्चंस को देखोगे, स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, इसमें आप देखिए एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कोई लोकेशन इंपॉर्टेंट है तो उसके क्वेश्चंस हम वो पूछे गए हैं। जैसे कल हमने अर्जेंटीना का कुछ लोकेशंस के बारे में देखा था, उनका जो स्पेशली एक पेनिनसुलर एरिया है उसके रिगार्डिंग। तो यूपीएससी अपने ऑप्शंस के अंदर में काफ़ी बार आपको ऐसे जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलेंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और फिर आने वाले समय में या कभी ना कभी यूपीएससी उन ऑप्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है उसको फ्रेम करता है। तो इस वजह से आपको काफ़ी डिटेल के अंदर में काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। अपने एटलास के ऊपर इनको प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट। दो और यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन है जो ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। एक तो आप देखिए आयरी यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन है, आयरे नाम से एक पेनिनसुलर रीजन है। और इस एरिया के अंदर में जो पेनिनसुलर है उसको बोला करते हैं स्पेंसर, जो एडिलेड के पास में है वो है स्पेंसर पेनिनसुलर रीजन, और ये है आयरे पेनिनसुलर रीजन। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर में क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया यहाँ पे सामना काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस वो यहाँ पे मिला करती हैं। 3 यहाँ पे मेन टाइम जोन है वो एग्जिस्ट करते हैं। 3 एरियाज के अंदर में ऑस्ट्रेलिया का जो टाइम जोन है वो डिवाइड है। यूपीएससी ने इस ईयर आप देखिए कि जो न्यूजीलैंड है उसके रिगार्डिंग में टाइम जोन्स हैं वो पूछे थे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो कंसिडर करेंगे कि न्यूजीलैंड एक स्मॉल कंट्री है, वहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ टाइम जोन है वो नहीं एग्जिस्ट करते होंगे, बट वहाँ पे भी आपको जो नंबर ऑफ टाइम जोन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी सारे टाइम जोन है वो एग्जिस्ट करते हैं न्यूजीलैंड के वहाँ पे भी। अब इम्पोर्टेंट अगर हम वाटर बॉडी जिनसे एरिया शेयर करता है वेस्टर्न पार्ट के अंदर में इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन के अंदर ही काफ़ी सारी जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो आप देखिए तिमोर सी का एरिया हो, यहाँ पे अराफुरा सी है, यहाँ पे कोराल सी है,
फिर आप देखिए कि कोराल सी के अलावा आपको जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको तस्मानिया का जो सी है वो उसका प्रेजेंस है वो मिला करता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था। एक न्यूज़ आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो ओरिजिनल जो कम्युनिटी रहा करती थी, ओरिजिनल जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको हम उसका जो नाम है वो क्या है, तो आप देखिए कि उनको बेसिकली बिंडूबास के नाम से जाना करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिनल ट्राइबल कम्युनिटीज है। और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे जो सिचुएटेड एक एरिया है जिसको कि आप देखिए कि मस्ग्रेव के एरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें ये बिंडूबास का जो कम्युनिटी है वो रहा करती हैं। कुछ डेजर्ट एरिया हैं वो भी सिचुएटेड हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, कुछ डेजर्ट भी हैं। कुछ डेजर्ट आप देखिए कि सैंडी डेजर्ट हैं, सैंड का मोर प्रेजेंस है, स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट की जो डेजर्ट्स है जिसमें विक्टोरिया डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट है। और आप देखिए कि तेनामी डेजर्ट है वो यहाँ पे सैंडी डेजर्ट के रूप से एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कुछ यहाँ पे जो सेंट्रल एंड मिडिल का जो पार्ट है यहाँ के जो डेजर्ट एरिया है वो सोल्टी डेजर्ट है। तो आपका होमवर्क है यहाँ पे, होमवर्क आपका ये है कि कमेंट सेक्शन के अंदर में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सैंडी और जो सोल्टी डेजर्ट्स हैं उनके नेम आपको मेंशन करने हैं, ये आपका होमवर्क है। और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से पार्टिसिपेट करना स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छे से आप देखिए कि रिवीजन करना है, बार बार आपको रिवाइज करना है इन टॉपिक्स को, तो आपको पार्टिसिपेट है वो करना चाहिए। पापुआ न्यू गिनी का जो कंट्री है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे आप देखिए कि सोलेमन आइलैंड है, वेनुआतू आइलैंड है, ये कुछ स्मॉल स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पे सिचुएटेड हैं। जो इक्वेटर का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनको हम माइक्रोनेशिया के नाम से जानते हैं, उनको हम माइक्रोनेशिया। इस पार्ट के अंदर में जो स्मॉलर आइलैंड कंट्रीज हैं उनको हम मिलेनेशिया के नाम से जाना करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी के डिक्लाइन के बारे में मेंशन किया गया कि कंटिन्यूस एयर क्वालिटी है वो डिक्लाइन हुआ है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट जो कि एनसीआर के एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनकी रिगार्डिंग में, दिल्ली एनसीआर और उसके एडजॉइनिंग एरिया के पर्सपेक्टिव से है। उन्होंने आप देखिए कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको भी यहाँ पे वार्निंग इश्यू किया है कि आपके द्वारा कंटिन्यूस जो डायरेक्शंस इश्यू किया गया उसको आपको फॉलो है वो नहीं किया है। डस्ट वन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट एरिया इमर्ज हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे एयर क्वालिटी है वो डिक्लाइन होता है दिल्ली एनसीआर के अंदर में। जो हमारे यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या एयर क्वालिटी का जो बुलेटिन है वो रिलीज किया जाता है जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा। तो आप देखिए उसके अंदर में यहाँ पे जो 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 एयर क्वालिटी है वो कंटिन्यूस जो नंबर है वो इंक्रीजिंग सिचुएशन में है। डेट मीन्स कि एयर का जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हुआ है समय के साथ में। अब यहाँ पे क्या रीजन हो सकते हैं, क्योंकि स्टेबल बर्निंग है वो भी एंड हो चुका है, उसका सीजन भी एंड हो चुका है। एक तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स विंटर के समय में, एक तो हमारे यहाँ पे विंटर के समय में जो एयर का मूवमेंट है वो स्लो होता है, एयर का मूवमेंट आपको स्लो देखने के लिए मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से बारिश का रिक्वायरमेंट है, बारिश नहीं हुआ है पिछले कुछ समय से। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश हुआ करती है, आप देखिए कि लार्जर लेवल के ऊपर बारिश नहीं होती है सर्दियों के अंदर में, बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कभी कभी आपको पार्सली कुछ एरियाज के अंदर में बारिश मिलेगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो बादल जो हैं वो अपना मॉइस्चर को कहाँ से गेन करते हैं, मॉइस्चर गेन करते हैं मेडिटेरियन सी के वहाँ से। फिर आप देखिए कि ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है उनका एग्जिस्टेंस करना, प्रॉपर जो 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 गाइडलाइंस हैं उनको इम्प्लीमेंट ना करना, कुछ ऐसी जो फैक्ट्रीज हैं इंडस्ट्रीज हैं उनका भी प्रेजेंस होना दिल्ली एनसीआर के रीजन के अंदर में भी, वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट किया करता है एयर क्वालिटी का जो डिक्लाइन है उसके उसके रिगार्डिंग में। कमीशन जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि किस एक्ट के थ्रू इनको पावर है, अथॉरिटी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको ओरिजिनली किस एक्ट के थ्रू पावर दिया गया था, 1974 के समय में हमारे यहाँ पे वाटर पोल्यूशन की रिगार्डिंग में एक्ट है, वाटर वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1974 का, कि वाटर का जो पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट भी करना है, रेगुलेट भी करना है। फिर आप देखिए एयर पोल्यूशन की रिगार्डिंग में जो एक्ट है 1981 का, उसके थ्रू जो पावर है वो दिया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। इस तरीके का ये बॉडी है, स्टैट्यूटरी ये बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से एग्जिस्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में है। और आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंडर में जो एक कानून है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986,
उसके लिए एक एज ए टेक्निकल बॉडी के रूप से वर्क करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो समय समय पे एयर क्वालिटी का बुलेटिन, एयर क्वालिटी की सिचुएशन उनके बारे में बताया करता है। हमारे यहाँ पे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेगुलेट करने के रिगार्डिंग ये सभी सेक्टर्स को आप देखिए कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में रेगुलेट है वो किया जा सके, उसके पर्सपेक्टिव से एक बिल है वो लाया जाएगा, एक बिल लाया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में। अब यहाँ पे हायर एजुकेशन के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कहा गया है। एक तो 12 मेंबर का जो बोर्ड है उसको यहाँ पे आप देखिए कि 12 मेंबर्स का जो बोर्ड है, 12 मेंबर्स का बोर्ड है वो बनाया जाएगा। हमारे यहाँ पे एक तो स्पेशली यूजीसी है वो एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो एग्जिस्ट करता है। फिर आप देखिए कि यूजीसी के अलावा हमारे यहाँ पे जो एग्जिस्ट किया करता है टेक्निकल एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल एंड एजुकेशन जो AICTE से है वो एग्जिस्ट करता है। फिर आपको नेशनल जो टीचर्स के रिगार्डिंग में एक इंस्टीट्यूशन मिलेगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स इन सभी को सब्स्यूम करते हुए एक बोर्ड क्रिएट किया जाएगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट किया जा सके, उसकी रिगार्डिंग में बिल है वो प्रपोज रहेगा विंटर के सेशन के दौरान में। पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में है, बट डिस्टरबेंस है जो देखने के लिए मिला है, क्वालिटी जो डिस्कशंस वो नहीं हुआ करते हैं। कुछ बेटर यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं वो भी प्रपोज हुए हैं। प्राइवेट मेंबर बिल क्या हुआ करते हैं कि अदर देन मिनिस्टर के अलावा कोई पर्सन है वो बिल को प्रपोज करता है, जो रूलिंग पार्टी है उसी से रिलेटेड अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मिनिस्टर नहीं है तो वो भी अगर किसी बिल को प्रपोज करता है तो वो भी प्राइवेट मेंबर बिल के रूप से काउंट होगा। फ्राइडे का जो डे हुआ करता है वो प्राइवेट मेंबर बिल्स के पर्सपेक्टिव से होता है, और उस समय आप देखिए कि आपको लार्जर नंबर ऑफ एमपीज है उनका प्रेजेंस नहीं रहेगा। एक तो ये भी रीजन है यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल्स उनकी रिगार्डिंग में वन काइंड ऑफ एनकरेजमेंट है या वन काइंड ऑफ जो डिस्कशन है वो आपको लेस नंबर ऑफ डिस्कशन है वो मिलेगा। बट राइट टू डिस्कनेक्ट का एक यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल प्रपोज हुआ था। एक जो अर्ली चाइल्डहुड का जो केयर है एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए आर्टिकल 21B को इंक्लूड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, ऐसा भी एक प्राइवेट मेंबर बिल है जो एग्जिस्टेंस में आया है, उसके प्रपोज है वो किया गया। तो ये हमने विंटर सेशन के कुछ कुछ पॉइंट्स हमने देखे। पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 85 है वो क्या मेंशन करता है। आर्टिकल 85 मेंशन करता है कि पार्लियामेंट की जो 2 सेशन है उनके बिटवीन में मोर देन 6 मंथ का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। इस 6 मंथ प्लस का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बिटवीन के अंदर में। यहाँ पे नंबर ऑफ सेशन कितने ऑर्गेनाइज होंगे उसके बारे में नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, आप कितने भी सेशन है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हो, पर 2 सेशंस के बिटवीन के अंदर में लार्जर जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स साइबर स्लेवरी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया कि गुजरात से एक पर्सन बिलोंग करते हैं, उनको डाटा एंट्री के जॉब के रिगार्डिंग में ले जाया गया है, उसका प्रॉमिस किया जाता है, फिर वो थाईलैंड के लिए जाते हैं। आप देखिए कि थाईलैंड जाने के बाद में उनको बॉर्डर एरिया से जो म्यांमार है उसके लिए सेंड कर लिया जाता है। वहाँ से एक रिवर है वो फ्लो करती है, रिवर का नाम है मोई, नाम से एक रिवर है जो फ्लो करती है, उसके थ्रू उनको क्रॉसिंग करवाया जाता है। और म्यांमार के अंदर में आप देखिए कि उनसे से साइबर स्लेवरी का जो काम है वो कैरी आउट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइबर स्लेवरी है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि व्हाट इज साइबर स्लेवरी। साइबर स्लेवरी वन काइंड ऑफ ट्रैफिकिंग का एक मॉडल है, ट्रैफिकिंग का मॉडल है जिसमें जो पर्सन है उनको रिक्रूट है वो किया जाता है, पर्सन है उनको रिक्रूट किया जाता है कि आप यहाँ पे फेक जॉब्स के रिगार्डिंग में उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि फेक जॉब्स के रिगार्डिंग में, जैसे कि डाटा एंट्री के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। फिर आप देखिए कि जो उनको बेसिकली फिर फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली जो प्रेशर है वो क्रिएट किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइज साइबर फ्रॉड हैं उनको आप यहाँ पे रन कीजिए, उनके अंदर में आप पार्टिसिपेट कीजिए। और जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन गए हैं तो उनको आप देखिए कि जो इंडियन जो पर्सन है उनको टारगेट करने के रिगार्डिंग में जो साइबर फ्रॉड के जो कॉल्स हैं वो किए जाते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साइबर जो साइबर स्लेवरी है, साइबर फ्रॉड है, या आप देखिए कि डिजिटल अरेस्ट है उसके रिगार्डिंग में जो सीबीआई है उसको भी आप देखिए कि पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन का जो टारगेट है वो दिया गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट कीजिए। आपको यहाँ पे पता करना है कि बैंक एम्प्लॉयज हैं उनका तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, जो जिस तरीके से डिजिटल फ्रॉड्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन करने का पावर दिया गया अभी यहाँ पे,
और स्पेशली जो सीबीआई का जो डोमेन है कि जब स्टेट्स में उनको जब जो इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो कंसेंट रिक्वायर हुआ करता है। तो कंसेंट का पावर दे दिया गया, स्टेट्स का जो पावर है उसको ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था। हमारा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक विंग है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वो साइबर स्लेवरी की डेफिनेशन को बताता है, जो अभी हमने इसको रीड किया। और म्यांमार के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे साइबर फ्रॉड के जो सेंटर्स हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से है, किसके रिगार्डिंग में है स्टूडेंट्स? मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से। मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कहा गया कि नुर्रादही के अंदर में जो टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे आप देखिए कि चीता है, उनका थर्ड हैबिटाट है उसको क्रिएट किया जाएगा। फर्स्ट हैबिटाट है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर में कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नाम का एक रिवर है वो भी फ्लो करता है। तो आप देखिए कि फर्स्ट हैबिटाट है उसको इसको क्रिएट किया गया था जब अफ्रीकन कंट्रीज से हम जो चीता है उसको लेके आते हैं। और चीता का जो ट्रांसलोकेशन है फर्स्ट एक कॉन्टिनेंट से अदर कॉन्टिनेंट के लिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे वो कैरी आउट हुआ था, क्योंकि इंडिया के अंदर में जो एशियाटिक चीताज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके थे 1952 के समय में, और कुछ चीता जो हैं वो ईरान के अंदर में उनका प्रेजेंस है, जिसको कि ईरान ने डिनाई है वो कर दिया था। एशियाटिक चीताज को ईरान ने डिनाई इस वजह से कर दिया था कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे नंबर्स हैं वो 40-50 के आसपास हैं। अगर हम आपको ट्रांसलोकेट करते हैं और वहाँ पे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडोप्ट नहीं कर पाते हैं, वो डेथ होती हैं, तो आप देखिए कि ऑलरेडी नंबर कम है तो उनके नंबर्स और रिड्यूस हैं वो हो सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क के अंदर में हम अफ्रीकन चीताज को लेके आते हैं। फिर आप देखिए कि कूनो नेशनल पार्क के बाद में एक यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया है गांधी सागर, गांधी सागर, उसको सेकंड जो प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया इन चीताज के पर्सपेक्टिव से। और नुर्रादही का जो एरिया है, दुर्गावती वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है जो नुर्रादही के अंदर में है, वहाँ पे भी अब थर्ड जो हैबिटाट है वो क्रिएट किया जाएगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं 3 नेशंस के टूर के लिए जाने वाले हैं। एक तो आप देखिए कि जॉर्डन है, जॉर्डन कहाँ पे सिचुएटेड है? जॉर्डन आप देखिए कि जो इजराइल है, इजराइल के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जॉर्डन है वो सिचुएटेड है। जॉर्डन के साथ में हमारे रिलेशंस है वो बेटर सिचुएशन में है। लास्ट टाइम 2018 के समय प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ के लिए गए थे। और भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में बोथ कंट्रीज का कोऑपरेशन है, जॉर्डन और इंडिया का। फिर आप देखिए कि इथोपिया के विजिट के लिए जाएंगे, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है इथोपिया। इथोपिया के साथ में हमारे बेटर रिलेशंस हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें हमारा कोऑपरेशन भी है, चाहे वो एजुकेशन का एरिया हो। और स्टूडेंट जो अफ्रीकन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर जो है, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एडिस अबाबा में। एडिस अबाबा कहाँ है? इथोपिया के वहाँ पे ही सिचुएटेड है। इंडिया का एक टारगेट है कि जो इंडिया अफ्रीका जो फोरम समिट हुआ करता है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, तो उसका जो नेक्स्ट मीटिंग है वो इथोपिया के अंदर में कैरी आउट हो, जिससे कि आप देखिए अफ्रीकन जो नेशंस हैं उनके साथ में हमारा जो रिलेशंस वो लार्जर लेवल के लिए बूस्ट है वो हो सके। ओमान के साथ में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे साइन करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो नेगोशिएशन है वो कंप्लीट हुआ है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली 3 नेशंस का जो टूर है उसके बारे में बताया गया है। अब आप देखिए कि इथोपिया के बारे में यहाँ पे एक एडिटोरियल है वो भी लिखा गया है, ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में था। इथोपिया के रिगार्डिंग में जो एडिटोरियल के अंदर में ये बताया गया कि इथोपिया का इम्पोर्टेंस वो क्या है, इंडिया के लिए इस रिलेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। इथोपिया में आप देखिए कि 100 से मोर देन 100 मिलियन के आसपास जो पॉपुलेशन है वो रहा करती है। इथोपिया में मोर देन 100 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन रहा करती है। अफ्रीकन यूनियन के अंदर में वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और आप देखिए कि वहाँ पे जो रीजनल जो कन्फ्लिक्ट है उनके भी बाद में जो इथोपिया है उस इमर्जिंग सिचुएशन में होना, जियोपॉलिटिकल इसका पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में इसका प्रेजेंस है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में इसका प्रेजेंस है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अलावा आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग बेस है, कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग बेस का प्रेजेंस होना, मार्केट का प्रेजेंस होना, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे सेल को कैरी आउट हैं वो कर सकते हैं।
इस रीजन के अंदर में काफ़ी सारा अनस्टेबिलिटी के बाद में भी एक स्टेबल, आप देखिए कि स्टेबिलिटी है उसको ये प्रमोट करता है। इथोपिया जो है एक स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। और अफ्रीकन यूनियन जिसको कि हम सेक्रेड वे के अंदर में कंसीडर करते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी इस कंट्री के अंदर में सिचुएटेड है। अफ्रीकन यूनियन को किस तरीके से हम प्रमोट करते हैं, जब G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर हुआ था तो हमने साउथ साउथ कोऑपरेशन को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में अफ्रीकन यूनियन को आप देखिए कि एज ए मेंबरशिप के रूप से इंक्लूड है वो किया था G20 का जो मेंबरशिप है वहाँ पे। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कौन से ऐसे एरियाज हैं, हाइड्रो पावर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो इथोपिया है वो इमर्जिंग सिचुएशन में है हाइड्रो पावर के अंदर में। रिन्यूएबल एनर्जी है वो यहाँ पे एक मेजर एरिया है जिसके अंदर में इथोपिया ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है वो किया है। बट स्टिल इथोपिया के भी कुछ कंसर्न है। इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से जिबूती नाम का जो नेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको रेड सी को एक्सेस है वो करना है, रेड सी को एक्सेस करना है तो जिबूती से आप देखिए कि जो एक्सेसिबिलिटी है उसको यहाँ पे कैरी आउट है वो करना होता है। तो स्टूडेंट्स, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया और इथोपिया है वो कोऑपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे इंडिया और इथोपिया के जो डीप टाइज हैं, जो डीप टाइज हैं उनके बारे में मेंशन किया गया। डीप टाइज के अंदर में आप बता दिया गया कि आप देखिए कि इंडिया ने काफ़ी सारा जो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो सपोर्ट है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया है। एजुकेशन एरिया में हमारा सपोर्ट रहा है। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के लिए इंडिया एज ए बैकबोन के रूप से एग्जिस्ट करता है। पैन अफ्रीका ई नेटवर्क जो उन्हें IIT दिल्ली के साथ में मिलकर सेटअप किया जाता है हमारी गवर्नमेंट का। IIT दिल्ली के द्वारा आप देखिए कि टेली एजुकेशन को प्रमोट किया गया है इथोपिया के अंदर में। फर्स्ट स्टूडेंट, डीप टाइज, जिसमें एजुकेशन ऐसा एरिया है जो यहाँ पे डीप टाइज को प्रमोट करता है बोथ नेशंस के अंदर में। इन्वेस्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस के रिगार्डिंग में। वहाँ का जो डिफेंस एकेडमी है वो भी इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा ही बिल्ट है वो किया गया है। और नए एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है वो कौन से हैं, नए एरिया जिसमें हम कोऑपरेशन कर सकते हैं इथोपिया के साथ में, जिसमें बताया गया है कि आप देखिए कि जो ब्रिक्स का जो मेंबर है वो बना है, इथोपिया ब्रिक्स का मेंबर बना है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो यहाँ पे कैरी आउट हो सकता है इथोपिया के साथ में। और ब्रिक्स का मेंबर है वो बनने की वजह से नए एरिया ऑफ कोऑपरेशन है उसका यहाँ पे इमरजेंस वो हुआ है। तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस को बताया गया है। इंडिया को आप देखिए कि कंसीडर है वो करना चाहिए इथोपिया को लार्जर लेवल या डीप लेवल के ऊपर में हमारे जो रिलेशंस है उनको यहाँ पे डेवलप करने का ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में मेंशन न्यूज है जिसमें जो आर्टिकल है उसमें मेंशन किया गया कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों यहाँ पे इंडिया है वो परसुइंग सिचुएशन में है, लार्जर लेवल के ऊपर हमने FTAs हैं उनको साइन है वो किया है। अब देखिए कि अभी हमने यहाँ पे ओमान के साथ में हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन होगा। चिली है, न्यूजीलैंड है, इनके साथ में हमारा डिस्कशन फेज के अंदर में है। तो वन काइंड ऑफ एक अपॉर्चुनिटी है वो ये दिखती है। बट क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से बायलेटरल ट्रेड है वो बूस्ट होता है? जो जो डाटा है, WTO का जो डाटा है वो शो नहीं करता है कि FTA की वजह से बायलेटरल ट्रेड का यहाँ पे बूस्ट होना। बट आप देखिए कि एक टूल के रूप से ये काम करता है। नई एरिया ऑफ कोऑपरेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज जरूर होते हैं, बायलेटरल ट्रेड यहाँ पे ना इम्प्रूव हो। और स्टूडेंट्स, जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग में नया प्लेटफॉर्म है, फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव करने के अंदर में ये हेल्प है वो प्रोवाइड करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और जिस तरीके से US के द्वारा चाइना के साथ में अपने जो रिलेशन है उसको G2 के रूप से डिफाइन किया, तो इंडिया को भी ज़रूरत है कि जो अनसर्टेन ग्लोबल सिचुएशंस हैं, जो डिप्लोमेटिक से अनसर्टेनिटी है उसको आप देखिए कि डील करने के रिगार्डिंग में हमें काफ़ी सारे कंट्रीज से जो कोऑपरेशन का ज़रूरत है, किसी के साथ में इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से कोऑपरेशन का रिक्वायरमेंट है, किसी कंट्री से हमें जो कोऑपरेशन है वो फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के रिगार्डिंग में है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक न्यू टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी है उसको बताया गया है, FTAs को यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो बजट है जो कि फर्स्ट फरवरी को प्रपोज किया जाता है, तो आप देखिए कि बजट है जिसके अंदर में हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है उसको टारगेट है वो रखा जाए, रिफॉर्म्स है वो करने का ज़रूरत है उसको मेंशन किया गया। एक पेटिशन है वो फाइल हुआ था प्रेसिडेंट के पास में, मर्सी जो पेटिशन है कि जिसमें कहा गया कि जो पर्सन है जिनको कि डेथ पेनल्टी कन्विक्ट किया गया है तो कि उनको पार्डन है वो दिया जाए, तो जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट का जो पार्डन पावर है वो किस आर्टिकल के अंदर में है?
प्रेसिडेंट का पार्डन पावर है आर्टिकल 72 के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट जब इस पार्डन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, कोई भी पेटिशन को सुनते हैं, क्या कोर्ट ऑफ अपील के रूप से वो यहाँ पे सिट किया करते हैं? कोर्ट ऑफ अपील के लिए वो यहाँ पे सिट है वो नहीं करते हैं। बेसिकली उनके द्वारा जो पेटिशन है उसका उसके उसका जो उसको एग्जामिन भी नहीं किया जाता है कि उसके फैक्ट्स को एग्जामिन करें, क्या एविडेंस था उसके अंदर में, इस तरीके से एग्जामिन है वो नहीं हुआ करता है। उनको डिसीजन है वो उनके डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो डिसीजन है उसको कैरी आउट करते हैं। पार्डन के भी काफ़ी सारे यहाँ पे टाइप्स हैं, जिसमें हम कुछ दिनों पहले हमने उसको रीड भी किया था कि पार्डन के अंदर में एक तो पार्डन है जिसमें आपको डेथ डेथ सेंटेंस है, आपको यहाँ पे जो कंप्लीट किसी भी तरीके का सेंटेंस मिला है उससे आपको रिमूव है वो कर दिया जाए। कुछ ऐसा भी टाइप है यहाँ पे कि जिसमें आपको जो पनिशमेंट का जो फॉर्म है उसको चेंज कर दिया जाता है, पनिशमेंट का टाइम पीरियड है उसको चेंज कर दिया जाता है, उस समय के लिए आपको जो पनिशमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ पार्डन प्रोसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मीथेन का जो एमिशन है हमारे कंट्री के अंदर में, उसके बारे में बताया गया कि हमारा मीथेन का जो एमिशन है जिसको कि हमें एलिमिनेट करना था, जिसको हमें कम करना था, उस टारगेट को हम यहाँ पे मिस करेंगे। उसके बिहाइंड का रीजन है कि हमारा जो वेस्ट डंपिंग के जो एरियाज हैं, वेस्ट डंपिंग के जो एरियाज हैं वहाँ पे कंटिन्यूस मीथेन एमिशन का एग्जिस्टेंस करना, और हमारे यहाँ पे वेस्ट का जो ट्रीटमेंट का जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है उनको ना फॉलो करना, ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मीथेन एमिशन है उसका कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस रहेगा, उसको जो एलिमिनेट करने के जो टारगेट्स हैं वो नहीं अचीव हो सकते हैं। ये डाटा पॉइंट के अंदर में इसको काफ़ी डिटेल के अंदर में मेंशन है वो किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में भी आप देखिए कि मीथेन का एमिशन है वो हुआ करता है, एग्रीकल्चर के अलावा वेस्ट का जो डंपिंग साइट्स है वहाँ पे हुआ करता है। तो आपको जो एरियाज हैं जहाँ पे एमिशन मोर हुआ करता है वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हो सके आपसे कुछ एरियाज मेंशन कर दिए जाएं यूपीएससी के द्वारा, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनमें से कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मीथेन का जो एमिशन है वो हुआ करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर, वेस्ट डंपिंग साइट्स हैं, ये आपको जो याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हांगकांग का जो अपोजिशन का पार्टी है उनके द्वारा आप देखिए कि अपने आप का जो डिसबैंड है वो किया गया है, चाइना के प्रेशर की वजह से अपने आप को डिसबैंड उन्होंने किया। पाकिस्तान के द्वारा जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके एक पर्सन है उनको एलिमिनेट है वो किया गया है पाकिस्तानी फोर्सेज के द्वारा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है जो तालिबान का ऑब्जेक्टिव था अफगानिस्तान के अंदर में, कि पावर को हम कैप्चर करेंगे, लोगों को रेडिकलाइज करते हुए उस समय का हम स्ट्रगल है वो कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट सीरिया में जिस तरीके से एक एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैन था यूएन के वहाँ पे, उसके द्वारा पावर को टेक ओवर कर लिया गया। और ये नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो सीरिया के ही बारे में है। लास्ट ईयर आप देखिए 1 ईयर का समय हो चुका है, एक अमेरिकन पर्सन है उसके किलिंग को यहाँ पे बताया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा किलिंग हुआ है। ये सीरिया की रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसराइल के द्वारा जो लेबनान के अंदर में एक जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है हजीबुल्ला, हजीबुल्ला के वहाँ पे जो पर्सन्स हैं उनको एलिमिनेट है वो किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमास के जो नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने इजराइल के एक्शन है वो सीज फायर को यहाँ पे थ्रेट करते हैं, क्योंकि ये हमास के नेगोशिएटर के द्वारा कहा गया। और थाईलैंड और कंबोडिया के वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है बॉर्डर एरिया का उसका यहाँ पे मेंशन है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।